बेटा अभी जो टॉपिक है ये वाला नेक्स्ट टॉपिक है कॉल्ड एज ए वैन ऑफ फैक्टर। ये वैन ऑफ फैक्टर कब आता और क्यों आता मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन करा के दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर मेरे पास में एक सॉल्यूशन है और बेटा ये सॉल्यूशन में लेट अस से एक क्लोज कंटेनर है, ऐसा कुछ तो राइट। क्लोज कंटेनर में यहाँ पे सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, राइट। फिर आपने उसका एक सॉल्यूशन बना लिए। फिर सॉल्यूशन बनाने के बाद सॉल्यूशन कब बनता, जब आपने सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट डाले तो सॉल्यूशन बन गया। फिर बेटा मुझे इसकी कुछ पी नॉट की वैल्यू आई थी, फिर पी एस की भी वैल्यू आ गई। पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट करके मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकाला। कब, जब मैंने इसमें सोल्यूट डाला तो। और लेटेस्ट से अब तक के जितने भी मैंने सोल्यूट डाला वो सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट थे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट मतलब यूरिया होगा, ग्लूकोज होगा, जिसके आयंस नहीं बनते। तो लेटेस्ट से जब मैंने ये कुछ 10 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डाला तो मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की वैल्यू आ गई है, ले लो 0.1। समझ के चलो बेटा, समझ के चलो। लेकिन अब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बजाय अगर मैंने कुछ दूसरा ऐसा सॉल्यूशन ले लिया, ऐसा कुछ कर लिया, और यहाँ पर अब मैं इंस्टेड ऑफ एडिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट बेटा मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूट डाला है जो कि 10 ग्राम है। लेट अस से इलेक्ट्रोलाइट मैंने NaCl इसके अंदर में डाला है। बेटा ये तो वाटर है ना, वाटर में NaCl डालो तो एक NaCl का Na प्लस भी बनेगा, Cl माइनस भी बनेगा। और जब आपने नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाले तो वो आयनाइज नहीं होता, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज ए कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड नेवर आयनाइज। तो क्या रहेगा बेटा, सॉल्ट NaCl इलेक्ट्रोलाइट, पानी में डालो आयनिक कंपाउंड, आयनाइज हो गया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने से अब क्या इसकी जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आएंगी, क्या बेटा वो इक्वल टू 0.1 आएंगी और इट इज़ नॉट इक्वल टू 0.1। तो मैं बोलूँ इट इज़ नॉट इक्वल टू 0.1। क्यों? क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, ये आयनाइज नहीं हुआ, उसके जितने पार्टिकल्स थे उसके हिसाब से वैल्यू आ गई। पर जैसे आपने नमक डाल दिया, नमक पानी में घुल गया तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए। बेटा नंबर ऑफ आयंस का बढ़ना मतलब पार्टिकल्स बढ़ गए। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बेटा डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ नेचर ऑफ द सोल्यूट। तो ये वैल्यू इक्वल नहीं आती। तो मैंने जो बता रहा बेटा ये एक एग्जाम्पल था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला एग्जाम्पल था। थोड़ा सा इसके बाद में मैंने आपसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का भी कंसेप्ट डिस्कस किया था। लेटेस्ट से वो भी देखो आप क्या है। मैंने क्या किया बेटा, एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाला। किसकी? मैंने एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट की निकाली, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की निकाली। लेट अस से 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड आया। अब वही मुझे बेटा वही मुझे अभी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अभी इलेक्ट्रोलाइट की निकालनी है। अब आप जानते हो इलेक्ट्रोलाइट क्या है बेटा, ऑब्वियसली NaCl सॉल्टिश होगा, क्योंकि ये जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट था ये या तो यूरिया होगा या तो ग्लूकोज होगा। और इसकी वैल्यू अब मुझे निकालनी है, क्या वो इट इज़ इक्वल टू 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड आएंगी? नहीं सर। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो वैल्यू आपको आई ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट की आई, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल उतने ही होते हैं। लेकिन जब कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे डाल दो तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने से एक्चुअल वैल्यू उतनी आती ना, वो उतनी, दिस इज नॉट इक्वल टू 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब बताने का मतलब है बेटा ये वाली आपकी ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी और ये वाली आपकी कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। तो बेटा नंबर ऑफ आयंस के बढ़ने से, कम होने से, कुछ भी होने से आपकी ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नेवर बी इक्वल टू कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। जब ये ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड की वैल्यू जब इक्वल नहीं होने लगी, तो जब इक्वल करने की जब बारी आ गई, तो जब इन दोनों की वैल्यू को जब आपको इक्वल करना पड़ा, तो इक्वल करने के लिए हमको एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। और वो फैक्टर है, ये साहब का नाम है वेंट ऑफ, और उन्होंने अपने नाम से एक फैक्टर बना लिया कॉल्ड एज ए वर्ड बेटा वेंट ऑफ फैक्टर, डिनोटेड एज ए वर्ड आई। मतलब जब भी आपको कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकालनी है बस वेंट ऑफ फैक्टर आई को जोड़ना है। तो बताने का मतलब बेटा आई निकालते कैसे हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता करना है क्या वो आपका सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट अगर होगा तो वो डिसोसिएट हो रहा है कि एसोसिएट हो रहा है। डिसोसिएट मतलब
बेटा नमक पानी NaCl ले लो, ये NaCl को आप पानी में डालो, जैसे ही आप पानी में डाले तो ये देखो इसके आयंस बन गए ना बेटा, ये Na का प्लस आ गया और ये Cl का माइनस आ गया। मतलब आपको यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस कितने आ रहे बेटा, नंबर ऑफ आयंस 2 आ रहे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए ना बेटा, तो नंबर ऑफ आयंस आ गए। तो इस केस में हो सकता है ये NaCl पानी में 100% डिसोसिएट किया हो, मतलब 100% डिसोसिएट का मतलब अल्फा की वैल्यू 1 हो, नंबर ऑफ आयंस भी आ गए, तो नंबर ऑफ आयंस भी है, डिसोसिएशन भी है। तो बेटा वैन डॉ फैक्टर निकालते कैसे, सुनो। अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहा है तो फॉर्मूला लगाना बेटा, अल्फा इज इक्वल टू I-1/n-1। चलो इसके 2 एग्जाम्पल करा के देता हूँ। सर मेरे पास एक NaCl है, अच्छी बात है, सॉलिड फॉर्म में, आपने उसको पानी में डाला, मतलब एक्वास मीडियम में डाले, तो टूट के क्या बन गया बेटा, वो Na का प्लस एक्वास फॉर्म डिजॉल्व हो गया और Cl का माइनस एक्वास फॉर्म वो भी डिजॉल्व हो गया। मतलब यहाँ पर देखो आपको N की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। बेटा नमक को पानी में डाले तो वो 100% डिसोसिएट होता है, मतलब अल्फा की वैल्यू भी कितनी है, 1। तो बेटा I कितनी आएंगी, देखो अल्फा की वैल्यू 1 इक्वल टू I निकालनी है, -1/n की वैल्यू आ गई 2, 2 - 1 1, 1 × 1 1 +1 यहाँ डाल दो, I इज इक्वल टू 2 आ रही है। तो वैन डॉ फैक्टर इसका कितना आ रहा, 2 आ रहा। बेटा और एक देखो एग्जांपल, सर मेरे पास में एल्यूमिनियम सल्फेट दे दिया, Al2SO4 टेकन थ्राइस। बेटा इसको जब आयनाइज करोगे तो कैसे आयनाइज होगा, एल्यूमिनियम का +3 आयन और बेटा सल्फेट का -2। नंबर ऑफ सल्फेट है कितने, 3, एल्यूमिनियम है कितने, 2। तो नंबर ऑफ आयंस देखो कितने आ रहे, 3 और 2 6, N की वैल्यू कितनी हो गई, 6। हो सकता ये पूरा डिसोसिएट ना करा हो, बोलेगा वो 0.1% डिसोसिएट किया हो, तो 0.1% मतलब अल्फा की वैल्यू 0.1 है, N की वैल्यू 6 है, फॉर्मूले में डालो 0.1 इज इक्वल टू I-1/n की वैल्यू 6 - 1 5 आ गया, 5 × 0.1 0.5 -1 यहाँ ले लो 1.5, I की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, 1.5। ये I क्या है, वैन डॉ फैक्टर है। हो सकता है आपके पास इंस्टेड ऑफ डिसोसिएशन बेटा एसोसिएशन वाले कंसेप्ट हो। हाँ बेटा कुछ इलेक्ट्रोलाइट है ना पानी में या किसी सॉल्वेंट में डालने से डिसोसिएट होने के बजाय एसोसिएट हो जाते हैं। जैसे कि अगर एसोसिएट कैसे होते हैं, मैं एसोसिएट का फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ I-1 था ना, 1 - I करा लो, या N-1 था, 1 - 1/n करा लो। ये फॉर्मूला है एसोसिएशन का। हाँ बेटा एसोसिएट कहाँ होता है, देखो एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपके पास एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं और इस एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल को आपने अगर बेंजीन में डाल दिए, CCH क्या है, बेंजीन, वो डिसोसिएट होने के बजाय एसोसिएट हो जाता है बेटा। ये देखो ये रहा CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर ये आ गया OH, ठीक है बेटा। मैं यहाँ जगह नहीं है, आई एम राइट हियर सर, इट इज CH3 C डबल बॉन्ड O, ये OH बेटा, ये CH3 राइट, फिर ये आ गया C डबल बॉन्ड O OH, इस O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब आपने एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल लिए कितने थे, 2, आपको बना कितना, 1 राइट। इसका मतलब मैं लिखूँ यहाँ पर I की वैल्यू कितनी आई होगी, और लेटेस्ट से बेटा ये इसकी अल्फा की वैल्यू आप 1 ले लो, 100% वो एसोसिएट हो गया। और नंबर ऑफ आयंस कितने थे बेटा, 2 से 1 आ गया ना, तो मैं क्या लिखूँ, 2 से 1 जो आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई शुड दिस वैल्यू ऑफ n, व्हाट आई शुड राइट बेटा, n इज इक्वल टू 1/2। सर आपने यहाँ n इज इक्वल टू 2 लिखे, देखो देखो देखो, आपने यहाँ n इज इक्वल टू 6 लिखे, आपने यहाँ n इज इक्वल टू 1/2 लिखे, क्यों, सुनो बेटा, आपने इनिशियली NaCl 1 लिए थे और नंबर ऑफ आयंस कितने आ गए, 2, तो 2/1। आपने इनिशियली सल्फेट 1 लिए थे, नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 6/1। आपने इनिशियली 2 लिए और नंबर ऑफ आयंस कितने आ रहे, 1, क्या आएगा, 1/2। तो इसकी I की वैल्यू निकाल के देखो कितनी आती बेटा, तो ये अल्फा की वैल्यू, ये रहा अल्फा की वैल्यू 1 हो गई, 1 - I
बाय 1 माइनस 1 बाय n की वैल्यू कितनी 1/2 बेटा 1/1/2 मतलब इंटू 2 हो जाती है ना, दैट इज कितना होगी 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 बिकम -1, -1 को यहाँ ले लो और ये -1 को यहाँ ले लो बेटा इक्वल टू 1 माइनस आई को यहाँ ले लो 1 + 1, आई की वैल्यू कितनी आ रही बेटा यहाँ पर 2 आ रही है, कुछ तो गड़बड़ हो गया, इट इज़ नॉट इक्वल टू 2 बेटा। यहाँ पर मुझे आई की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर जो आई की वैल्यू निकालनी है ये फॉर्मूले से, मैंने थोड़ा सा एग्जांपल अलग लिया है। तो बेटा अल्फ़ा की वैल्यू मैंने जो लिया ना ऑब्वियसली 1 लिया है, 1 नहीं हो सकती है, 1 से कम ही होनी चाहिए, 1 से कम होगी तो वैल्यू आपको कुछ तो कम आएगी, नॉट एग्जैक्टली 1 बट लेस देन 1 आएगी, राइट। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस आई बाय 1 माइनस एन, 1 माइनस 1 बाई एन ये एसोसिएशन के लिए लगाना है, और अल्फ़ा इक्वल टू आई माइनस 1 बाई एन माइनस 1 ये डिसोसिएशन के लिए लगाना है, राइट। चलो इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ। मतलब ये वेंट ऑफ फैक्टर का अगर आपको कंसेप्ट मालूम हो गया, आप इतना लिख लो बेटा, वेंट ऑफ फैक्टर कंसेप्ट अगर आपको मालूम हो गया तो आप किसी भी इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है ना ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से इक्वलाइज कर सकते हो। कैसे देखो बेटा, अगर मुझे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालनी है तो फॉर्मूला क्या था बोलो, P0 माइनस PS बाय P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, बेटा इट शुड बी मल्टीप्लाई विथ आई क्या है वेंट ऑफ फैक्टर। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा आपकी क्या थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को लिखते कैसे है, डेल्टा TB इज इक्वल टू राइट KB इंटू मोलालिटी, क्या करना बेटा इंटू आई। थर्ड वन और एक आती डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करके आती है बेटा, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिनोटेड एज ए व्हाट डेल्टा TF इक्वल टू क्या आएगा बेटा KF इंटू मोलालिटी इंटू आई। और आखिरी वाली आती है आपकी क्या बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर, और जानते हो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड एज ए पाई इज इक्वल टू CST एंड इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय आई। फॉर्मूले लिख लो बेटा, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल करा के देता हूँ बेटा। वहाँ पे देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी इंटू आई। बेटा ये सवाल देखो अपने वेंट ऑफ फैक्टर सीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन विल हैव लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। देखो बेटा सबकी कॉन्सेंट्रेशन सेम कर दिया, फ्रीजिंग पॉइंट कम बोल रहा है, मतलब आपको अंदाज़ा लगा लो, आपको फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फॉर्मूला मैंने बताया था डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी इंटू आई, ऐसे ही बताया था ना। तो ऐसा नहीं होगा क्या बेटा, जितनी ज़्यादा आई की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा डेल्टा TF होगी, जितनी ज़्यादा डेल्टा TF होगी डेल्टा TF इक्वल टू T0F माइनस TF होती है। मतलब ग्रेटर द वैल्यू ऑफ आई ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डेल्टा TF, बेटा ग्रेटर द वैल्यू ऑफ आई स्मॉलर द वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। समझे ना, TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन I के साथ में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कैसा है बेटा माइनस है ना, तो अगर ये बढ़ते गया तो ये कम होते जाएगा। और आपको पूछ भी क्या है लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, बेटा लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट मतलब उसकी फ्रीजिंग पॉइंट कम होगी जिसकी I की वैल्यू ज़्यादा होगी। और एक बार अच्छे से समझो भाई, I और डेल्टा TF कैसा रिलेटेड है डायरेक्टली। अब ये आपको अंदाजा लग रहा है T0F क्या है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, नॉट का मतलब सॉल्वेंट। जैसे मैं बोलूँ वाटर कब फ्रीज हो रहा बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उस वाटर में थोड़ा नमक डाल दो, अब वो 0 डिग्री में नहीं होगा, -1 डिग्री में है। 0 बड़ा है कि -1 बड़ा है, 0, -1 छोटा है। तो क्या बोलेंगे, अगर I बढ़ेगा तो डेल्टा TF बढ़ेगा, लेकिन I बढ़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन TF कम होगा। और पूछ भी रहा ना विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कम लानी है तो I की वैल्यू ज़्यादा आनी है।
बेटा ये कंसिडर करो सबकी वैल्यू 100% आयनाइज हो रहे हैं। अब के आई जब आयनाइज होगा तो आई की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि के प्लस आई माइनस। बेटा ये कोवालेंट कंपाउंड है, आयनाइजेशन नहीं होता, इसकी आई की वैल्यू 1 से चला देंगे। बेटा ये भी कोवालेंट कंपाउंड है, आयनाइज नहीं होगा, आई की वैल्यू 1 चला लेंगे। पर यहाँ आई की वैल्यू 2 है। और इसको करके देखो बेटा, एल्यूमिनियम सल्फेट के देखो आयंस क्या मिलते हैं, 2 एल्यूमिनियम के आयन मिलेंगे और 3 सल्फेट के आयन मिलेंगे। और ये पूरे आयंस को मिला लो, 3 + 2 5, आई की वैल्यू कितनी आ रही 5। मतलब बताओ किसकी फ्रीजिंग पॉइंट कम होगी, जिसकी आई की वैल्यू ज़्यादा। ये तो दिख रही है ना भाई, जितनी ज़्यादा आई की वैल्यू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन उतनी कम, तो आई की वैल्यू इसकी ज़्यादा है। हेंस आवर आंसर इज व्हाट बेटा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको समझ में आ गया। चलो लिख लो बेटा, आपको और एक इसी से मिलता जुलता मैं आंसर क्वेश्चन देता हूँ, बना दो बेटा। ये 2 सवाल है, फिर से देखो। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज एग्जिबिटेड बाय 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ, मतलब ये सारे सोल्यूशन है ना, इनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है 0.1 0.1 0.1, लेकिन किसकी ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है। तो बच्चों को पहले ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला मालूम होना है। ऑस्मोटिक प्रेशर डिनोटेड एज ए बेटा पाई, पाई इज इक्वल टू सी इज ए कॉन्सेंट्रेशन, एस इज द सोल्यूशन कॉन्स्टेंट, टी इज द टेम्परेचर इनटू आई। बेटा ये आपका आई और पाई कैसा रिलेटेड है, डायरेक्टली। जितनी ज़्यादा आई की वैल्यू उतनी ज़्यादा पाई की वैल्यू। ग्लूकोज हम जानते हैं बेटा कोवालेंट कंपाउंड है, तो आई की वैल्यू उसकी 1 होगी। यूरिया ये भी जानते हैं कोवालेंट कंपाउंड है, आई की वैल्यू 1 होगी। CaCl2 टूटेगा Ca के +2 में और 2 क्लोराइड में, तो क्लोरीन के 2 कैल्शियम के 1, आई की वैल्यू 3 आएगी। KCl K का प्लस Cl का माइनस, आई की वैल्यू 2। बोलो आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है, ऑप्शन 3। तो बेटा ऑप्शन 3 की सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है। क्यों, क्योंकि आई और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साथ में ये सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज़ द सेम वैल्यू ऑफ आई एज दैट ऑफ K3FeCN6। बेटा ये बताओ, पहले ये Na2SO4 को तोड़ो, इसके आयंस कितने आएंगे, 2 सोडियम के आएंगे, 1 सल्फेट का आएगा, और देखो सल्फेट का 1, सोडियम के 2, तो मिला लो, आई की वैल्यू आ रही 3। बेटा इसको तोड़ो, ये आएगा एल्यूमिनियम का +3 और ये आएगा नाइट्रेट का -1, 3 है बेटा ये, तो 3 नाइट्रेट 1 एल्यूमिनियम और मिला लो 3, मतलब आई की वैल्यू 4। इसको भी तोड़ो भाई, इसको भी तोड़े तो एल्यूमिनियम की वैल्यू +3 आ रही, सल्फेट की वैल्यू -2 आ रही, 3 सल्फेट में आ गए, 2 एल्यूमिनियम आ गए, 3 और 2 5, आई की वैल्यू 5। और NaCl तो आपको दिख ही रहा, Na का प्लस Cl का माइनस, आई की वैल्यू 2। बेटा ये K3FeCN6 की वैल्यू कितनी है वो देखो पहले, ये रहा K3, ये Fe, ये CN6, मतलब ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। जब टूटेगा 3 पोटेशियम आयन में टूटेगा, और बेटा ये FeCN6 जो है वो कितनी आएंगी पूरी, देखो ये +3 हो गई तो -3 हो जाती। पूरे कॉम्प्लेक्स देखो बेटा ऐसे ही लिखते हैं, पोटेशियम 3 है ना, 3 लिख दिया, +3, अगर ये +3 तो इसके सर पे -3 लगाना है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल होगा तो सॉल्ट इक्वल हो जाएगा। मतलब अभी K की आयंस 3 आ रहे और ये पूरे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का आयन 1 आ रहा, पूरा मिला लो बेटा, आई की वैल्यू 4 है। क्वेश्चन बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज द सेम वैल्यू ऑफ आई एज दैट ऑफ K3FeCN6। भाई K3FeCN6 की आई वैल्यू कितनी है 4, तो ये सॉल्ट में ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि इसकी आई की भी वैल्यू कितनी आ रही है 4। एज आंसर इज सेकंड ऑप्शन। बराबर बेटा इसे। बेटा ये सवाल देखो, एल्यूमिनियम फॉस्फेट इज 100% आयनाइज बोल रहा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी दे दिया 0.01 मोलाल एक्वास करके, डेल्टा TB/KB पूछ रहा है, 4 ऑप्शन है। बेटा आपको जानते हो ये हमारे पास जो डेल्टा TB होती है, इट इज़ इक्वल टू KB, हाँ बेटा, इंटू मोलालिटी इंटू आई। तो आप क्या करो, डेल्टा TB/KB अगर लगा दिए तो बचेगा क्या बेटा, मोलालिटी इंटू आई। मोलालिटी ऑलरेडी है, आई आपको निकालनी है, और ये आयोनाइज हो रहा मतलब डिसोसिएट हो रहा। और आपको याद है डिसोसिएट का फॉर्मूला क्या था बेटा, अल्फा इज इक्वल टू, बोलो बेटा,
I माइनस वन बाय एन माइनस वन। ये फॉर्मूला किसके लिए है? फॉर द डिसोसिएशन, फॉर द आयोनाइजेशन। अब यहाँ पर 100% आयोनाइज बोल दिया तो अल्फा की वैल्यू तो क्या आ गई 1। बेटा एन कितनी है वो निकालो। आप जानते हो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 और आपके PO4 फॉस्फेट की वैलेंसी -3। हाँ बेटा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, फॉस्फेट की वैलेंसी -3, बना लो AlPO4 आ गए। मतलब इसको जब आयनाइज करोगे तो एल्यूमिनियम के +3 आएंगे और आपके फॉस्फेट के -3 आएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ये भी 1, ये भी 1। तो बेटा यहाँ पर आप n की वैल्यू ले लो 2 करके। तो बेटा n की वैल्यू 2 ले लिया, 2 - 1 1, 1 × 1 1, ये 1 यहाँ डाल दो, i की वैल्यू 2 आ रही। बेटा i की वैल्यू 2, मोलैलिटी देखो कितनी है, 0.01 × 2 करा लो, 0.02 इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा TB/Kb। ऑप्शन में ढूंढो बेटा, ऐसे 4 वैल्यूज है क्या? 0.02 इज द फोर्थ ऑप्शन, हेंस यूर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। राइट, बना लो बेटा इसे। बेटा ये और एक सवाल यहीं से है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बेटा बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट आता तो आपको याद आना चाहिए कि हमने बात की थी डेल्टा TB = KB इंटू मोलैलिटी इंटू I। बेटा ये हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशंस है। मतलब आपका डेल्टा TB जानते हो क्या लिखते हो? TB माइनस T0B = KB इंटू मोलैलिटी इंटू I। जितनी ज़्यादा I उतनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। इसके पहले जो बताया था वो अलग था बेटा, डेल्टा TF = KF इंटू मोलैलिटी इंटू I थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा TF को कैसे लिखते बेटा? T0F माइनस TF = KF इंटू मोलैलिटी इंटू I। जितनी ज़्यादा I उतना कम फ्रीजिंग पॉइंट। कुछ चीज़ समझ में आ रही? I value is directly proportional to boiling point of the solution, but I value is inversely proportional to the boiling point of the solutions। अगर I की वैल्यू बढ़ती गई तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कम 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 होते रहेगा। I की वैल्यू बढ़ती गई तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ते रहेगा। भाई वो बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है तो I की वैल्यू जिसकी ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन उसकी भी ज़्यादा। अब ये सारे के सारे 100% आयनाइज हो रहे हैं और सबकी कॉन्सेंट्रेशन देखो बेटा सेम है, तो लेना देना कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी नहीं है। अब देखो सोडियम सल्फेट टूटेगा कैसा? 2 सोडियम में और एक सल्फेट के रेडिकल में, सल्फेट का रेडिकल 1, सोडियम 2, 2 + 1, I की वैल्यू आ रही 3। कितनी आ गई बेटा I की वैल्यू? 3। ग्लूकोज, भाई ग्लूकोज है ये कोवालेंट कंपाउंड, इसकी I की वैल्यू हमेशा 1 इंच होती है क्योंकि कोवालेंट कंपाउंड पानी में कभी आयनाइज ही नहीं होते। MgCl2, हाँ भाई ये टूटेगा Mg के +2 में, 2 क्लोराइड में, तो 2 + 1 3, मैं बोलूँ भाई I की वैल्यू 3 है। एल्यूमिनियम नाइट्रेट, बेटा ये भी टूटेगा, एल्यूमिनियम का +3 और नाइट्रेट का -1, नाइट्रेट है 3 और 1 4, मिला लो बेटा I की वैल्यू यहाँ पर 4। बोलो 4 ऑप्शन में इसकी I की वैल्यू 4 3 1 3, सबसे ज़्यादा ये ऑप्शन इज फोर्थ वन इज करेक्ट। इट इज हैविंग ए हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। आया समझ में? लिख लो बेटा इसे। बेटा ये सवाल में देखो 1 मोलार एक्वा सॉल्यूशन दिया है, X3Y2 25% आयनाइज कर गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन पूछ रहा है, KB दिया है, तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा हम बात कर रहे हैं डेल्टा TB की। बेटा इट इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी इंटू I। डेल्टा TB आप जानते हो क्या है बेटा? इट इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। पर यहाँ देखो बेटा ऑप्शन में आपको केल्विन में दिया, तो आप जानते हो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है उसमें 273 डाल लो, 373 केल्विन हो जाती है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो मैं यहाँ लगा दूँ बेटा 373, KB की वैल्यू 0.52, मोलैलिटी देखो 1, KB 0.52, मोलैलिटी 1।
सर आई निकालना है बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब क्या हो गया, डिसोसिएट या आयनाइज हो रहा है। अल्फा इज इक्वल टू क्या होती है बोलो बेटा, I-1/N-1। अब 25% आयनाइज कर गया, 100 में 25 तो एक में कितना, 0.25। अच्छा ये X3Y2 है भाई, X3Y2 मतलब, X3Y2 का मतलब देखो इसको ऐसे लिखते हैं, X3Y2 भाई ये X का आयन आएगा, एक Y का आएगा, ये वाला 2 X के सर पे चढ़ा दो और ये वाला 3 Y के सर पे चढ़ा दो माइनस में। X थे कितने 3, Y थे कितने 2, पॉजिटिव चार्ज +6 नेगेटिव चार्ज -6, बट नंबर ऑफ आयंस कितने 3 इसके 2 इसके, I की वैल्यू 5। बेटा I मतलब सॉरी यहाँ पर मैं N ले लूँगा बिकॉज 25% आयनाइज कर गया ना, तो N की वैल्यू 5, ये रहा बेटा N की वैल्यू 5 -1, 5 -1 4, 4 इंटू 0.25 1, I-1, I की वैल्यू कितनी 2, तो बेटा ये इंटू I की वैल्यू मैं डाल रहा हूँ 2। अब देखो TB -373 इक्वल टू 1 इंटू 2 2 बेटा, 2 इंटू 2 4, 5 2 10, 1.04। TB इज इक्वल टू 373 प्लस 1.04। TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज 374.04 केल्विन इज द आंसर। ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या? हाँ बेटा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, राइट, बना लो बेटा ऐसे।